सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी होमगार्ड की कर रहे हैं और आप इस बार सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह क्लास एक पेपर पर आधारित क्लास है। क्योंकि जो भी आपके पेपर में सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर उसी की चर्चा की जाती है। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ विज्ञान, इतिहास, भूगोल, मतलब कुल मिलाकर सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो ये रहा आज की क्लास का प्रश्न। आज की क्लास में थोड़े से टफ प्रश्न ज़्यादा होंगे। अगर आपको डर लगता है तो डरिए मत, क्योंकि टफ वाले प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। संविधान से यह प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की स्पष्ट अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में मूल संरचना का भाग माना है। ए ऑप्शन केशवानंद भारतीवाद, बी ऑप्शन मिनर्वा मिल्सवाद, सी ऑप्शन एस आर मुंबईवाद और डी ऑप्शन गोलकनाथवाद। चलिए फटाक से बताइए उत्तर कौन सा होगा। देखिए प्रश्न टफ नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे संविधान तो ये उत्तर तो जानते होंगे। तो धर्मनिरपेक्षता की स्पष्ट अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में मूल संरचना का भाग माना था, तो वह वाद था एस आर मुंबई वाद। ये कुछ वाद हैं जैसे केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद और गोलकनाथवाद। ये आपको पता होने चाहिए। अभी हम आपको अलग से जब थ्योरिकल क्लासेज कराएंगे उसमें बताएंगे सब। ठीक है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य गठन के समय अस्तित्व में नहीं था, बताइए। गाजियाबाद, नोएडा, बरेली या प्रयागराज। आपको मैंने बताया था ना कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी थी। यूपी की पहली राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो प्रयागराज थी, लेकिन वर्तमान राजधानी पूछा जाए तो लखनऊ है। ये आप जानते रहिए। और वह कौन सा शहर होगा, जिला होगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, जो नोएडा हमारा गौतम बुद्ध नगर है, अभी जल्दी में इसे बसाया गया था। किसके द्वारा, तो मायावती जी हमारे मुख्यमंत्री थे, इनके द्वारा नोएडा गौतम बुद्ध नगर को अच्छे तरीके से बसाया गया। अगर एक बात पूछी जाए कि सबसे बेस्ट शहर जहां पर सबसे अधिक रोजगार मिला है तो वो हमारा नोएडा ही है। इस समय सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्रों में से गिना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 51 में। आपको बताना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चले तो यहाँ पर उत्तर जो होगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा। एक बात और याद करिए कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है हमारे देश का, तो वो राज्य है हमारा गोवा। यहाँ पर सबसे पहले इसे लागू किया गया है, ये जानते रहिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायत से। शॉर्टकट में लिखिए पंचायत से। ठीक है। पंचायत का गठन संगठन से। ठीक है। और अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि से है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है। और अनुच्छेद 51 का जो है संबंध किसके है, किससे है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है जो अनुच्छेद 51 है, यह जानते रहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 44 सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। ठीक। चलिए गोवा की राजधानी एक बार कमेंट कर दीजिए। राजधानी तो पता होगा ना आपको, तो कमेंट करिए गोवा की राजधानी क्या है फटाक से सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए। न्यायिक संक्रियता का प्रमुख उपकरण माना जाता है। अपील को, पुनर्विचार याचिका को, जनहित याचिका को, विशेष अनुमति याचिका को। चले फटाक से कमेंट करके बता दीजिए कि न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उपकरण कौन सा है। चलिए प्रश्न संख्या 4। बिल्कुल बिल्कुल। न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उपकरण जो माना जाता है वह माना जाता है क्या, जनहित याचिका को, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। जनहित याचिका बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नदी तंत्र अंतर्राज्यीय नदी विवादों में सबसे अधिक उल्लेखित है? गोमती होगा, राप्ती होगा, शारदा होगा, केन होगा? बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा, एक बार कमेंट करिए जरूर सभी लोग। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, डेली सुबह 10 बजे आपके होम गार्ड की तैयारी फ्री में कराई जा रही है हमारे चैनल पर, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है, इस बार आपको वर्दी पहनाना है। जो लोग होम गार्ड की तैयारी करें उन्हें होम गार्ड की वर्दी, और जो लोग यूपी की तैयारी करें उन्हें यूपी पुलिस की वर्दी पहनाना ही है। तो जुड़िए, सभी की तैयारी फ्री में कराएंगे हम। चलिए, बात इस प्रश्न के उत्तर की जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा शारदा नदी हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2001 में, 2003 में, 2005 में या 2007 में? चलिए, बताइए उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर फटाक से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल प्रश्न संख्या 6 सी बिल्कुल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया था हमारे भारत में। आप जानते रहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय आपदा क्या कार्य करती है। आपदा मतलब समझ लीजिए जहाँ पर बाढ़ साढ़ आती है, इसी का कार्य होता है देखभाल करना। ठीक है, चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज एक शब्द आया, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर को की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो राजस्थान से की गई थी। ठीक है, राजस्थान के किस जिले से? तो नागौर से की गई थी, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, और इसका संबंध 73वें से है। ठीक है, बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन से इसका संबंध है, डायरेक्ट नोट करिए। ठीक, चलिए इतना जानते रहेगा, पंचायती राज से अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र की कृषि उत्पादकता अधिक होने का कारण है? अधिक वर्षा होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा, भूजल की उपलब्धता होगा, उपरोक्त सभी होगा? बताइए कौन सा उत्तर होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र की कृषि उत्पादकता अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? फटाक से बताएंगे, कृषि उत्पादकता क्यों अधिक होती है? तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर जिन्हें लगता है ए या बी होगा वो गलत है। ठीक है, क्योंकि कृषि उत्पादकता का कारण एक नहीं होगा, अधिक वर्षा भी होती है, जलोढ़ मिट्टी भी है और भूजल की उपलब्धता है, यानी कि यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल उपरोक्त सभी वाला सही होगा। यहाँ पर ए काट दीजिए, बी काटिए, सी, यहाँ पर डी वाला सही कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से प्रेरणा लेकर जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है उधार का थैला कहा जाता है। यह कुछ न कुछ किसी देश से लिया गया है, तो बताइए किससे लिया गया है मौलिक कर्तव्य? अमेरिका से, फ्रांस से, सोवियत संघ से या जापान से? सोवियत संघ वर्तमान में रूस को ही कहा जाता है, यह मत समझिएगा कि जो संगठन था उसी को कहेंगे, बिल्कुल नहीं। सोवियत संघ यानी कि रूस। ठीक, अब तो आप उत्तर बता ही सकते हैं, चलिए बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर रूस सोवियत संघ, बिल्कुल। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अगर हम यहाँ पर सोवियत संघ पढ़ा देंगे तो एग्जाम में रूस दे देता है। हमने अपने जब समय तैयारी करा था मैं ना, तो यूपी टेट का पेपर होता था एक टीचिंग लाइन का, तो वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड थे, वो लोग सोवियत संघ पढ़ कर गए थे, लेकिन एग्जामिनर ने रूस रख दिया, ये लोग वहीं पर भ्रमित हो गए। कभी कभी सोवियत संघ को यूएसएसआर भी लिख देता है। ठीक है, तो यूएसएसआर लिख दे तब भी आपको नहीं उलझना, इतना तो जानते रहिएगा, तीनों एक ही मानेंगे आप। ठीक है, चले, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया था? तो मौलिक, क्या, मौलिक अधिकार लिया गया था। नोट करिएगा, मौलिक अधिकार और कर्तव्य में काफी लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो नोट करिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था और
कुछ चीज़ों को और जान जाइए। अगर बात किया जाए कि अफ्रीका से क्या लिया गया था, तो अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया था। जो वर्तमान में हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है ना, वो अफ्रीका से लिया गया था। ठीक? तो चलिए, और ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई थी, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, बस आपको सोवियत संघ सही कर लेना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में संवैधानिक नैतिकता शब्द को व्यवहारिक रूप से प्रमुखता किस निर्णय में मिली थी? केशवानंद भारती, नवतेज सिंह जौहर, गोलकनाथ मिनरवा मिल्स। बताइए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कौन सा होगा? चलिए, फटाक से बताएंगे प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। बिल्कुल सही। भारत में संवैधानिक नैतिकता शब्द को व्यवहारिक रूप से निर्णय मिली थी, तो वो था क्या? नव तेज सिंह जौहर निर्णय में। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस नदी को पूर्वांचल की जीवन रेखा कहा जाता है? पूर्वांचल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बताइए। गोमती को, घाघरा को, राप्ती को, टोंस को? चलिए, जल्दी से बताएंगे फटाक से उत्तर कौन सा सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। बिल्कुल सही। कुछ लोग गोमती, कुछ लोग राप्ती। भाई साहब दोनों उत्तर बता रहे हैं। चलिए बताइए, एक उत्तर करिए। बिल्कुल एकदम सही। पूर्वांचल की जीवन रेखा जिस नदी को कहा जाता है, वह नदी होती है राप्ती। आपको पता होगा कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं आदित्य योगी नाथ जी, इनका गढ़ भी गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर है। और गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। जानते रहिएगा। फिलहाल आगे चुनाव है, पता नहीं मुख्यमंत्री कौन हो, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे यही हैं। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्य विधानमंडल या वित्त मंत्रालय? देखिए, ये प्रश्न टफ हैं। संविधान के कुछ प्रश्न टफ हैं, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। चलिए बताइए, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन होंगे। तो संसद होगा। संसद के सामने प्रस्तुत की जाएगी, नहीं तो राज्य विधान मंडल के सामने। सिर्फ दो लोगों के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं, बल्कि संसद के सामने प्रस्तुत की जाएगी। ठीक, संसद में की जाएगी, सामने क्या? सामने। चलिए, समकक्ष। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ये तो बताने की बात नहीं, आप सब जानते होंगे। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए इसका उत्तर डी ऑप्शन डायरेक्ट नोट कर लीजिए। चलिए, आइए देखिए, हमने आपसे क्या कहा था कि हम आपको जीके जीएस की श्रृंखला करा रहे हैं, लेकिन यूपी जीके उसमें जरूर रहेगा, क्योंकि यूपी जीके से प्रश्न अच्छे खासे बनेंगे आपके पेपर में। एक हमारे बीजेपी सरकार ने एक योजना लाई थी ओडीओपी के नाम से, इसी से प्रश्न आ गया। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, अभी हाल ही में जो सरकार है बीजेपी की, सबसे पहली बात, योगी जी कब मुख्यमंत्री बने थे? तो कब बने थे? तो 2017 में बने थे। एक मिनट, 2017 में बने थे। ठीक है, तो आप अनुमान लगाइएगा, इसके बाद ही उत्तर देना। यहाँ से लेकर बाद में ही उत्तर देना, पहले मत जाइएगा। ठीक है, 2016, 2017, 2018, 2019। चलिए, एक जिला एक उत्पाद योजना कब चालू की गई थी? शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न संख्या 14, ये आपको बताना है। चलिए, मैंने बताया था ना कि 2017 से स्टार्ट करना है उत्तर देना, तो बिल्कुल सही। अगर आप भी उत्तर 2017 बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस योजना का भौकाल इतना ज़्यादा बनाया गया था ना, कि क्या बताएं। विदेशों से जो लोग आते थे यूपी में सैर करने, कुछ देश के प्रधानमंत्री, कुछ देश के राजदूत आए थे यूपी में, लेकिन उन्हें भी ओपीओडी पकड़ा दिया गया था। ठीक है, लेकिन आज के समय पर इस योजना का कुछ नामो निशान नहीं है। ठीक, सरकार का यही कार्य है, जो भी कुछ करता है उसके प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च करता है, कई करोड़, हजारों करोड़ रुपए। उसके बाद उस योजना का क्या होता है, कुछ भी पता नहीं चलता।
ठीक वैसे भी चलिए फिलहाल राजनीति से दूर हटते हैं, अपने मैटर पर आते हैं, देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110। बताइए संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? चले वित्तीय विवरण, वित्तीय बजट सब जानते हैं ना, वित्तीय विवरण इसी में उल्लेख है अनुच्छेद 101 में। वित्तीय विवरण, ठीक है, विवरण 101 में उल्लेख किया गया है। अगर बात संसदीय विशेषाधिकार की जाए तो इसका उत्तर जो लोग बता रहे हैं बी वाला ऑप्शन बिल्कुल 105 में किया गया है। आप लोग नोट करिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके पेपर में। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र कौन सा माना जाता है? शिवालिक को, विंध्य को, बुंदेलखंड को या भाभर को? बताइए कौन सा होगा सबसे पुराना, बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बी और सी, बी और सी। भाई साहब दोनों में उत्तर फंस रहा है। चलिए एक उत्तर बताइए, एक उत्तर जो सही लग रहा है बताइए। बिल्कुल सही। अगर बात उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन पर्वतीय क्षेत्र की जाएगी तो वह हो जाएगा विंध्य। नोट करिए यहाँ पर उत्तर जो होगा बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में राज्य आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? जो आपातकाल किसी भी राज्य में लगाया जाता है उसकी अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। चलिए अभी आपको पता होगा कि मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, वो आपातकाल ही हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, कई राज्यों में लगभग जहाँ पर विद्रोह होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कितने समय तक। बिल्कुल सही। जो लोग भी 1 साल बता रहे हैं उनका उत्तर गलत होगा, बल्कि यहाँ पर कितना होगा बताइए, अधिकतम कितने वर्ष तक। बिल्कुल, देखिए पहली बार तो 6 माह के लिए लगाया जाता है, सबसे अधिक 6 माह के लिए। लेकिन एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन उसे बढ़ाया भी जा सकता है, 2 वर्ष किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल एक बार में 2 वर्ष तक भी किया जा सकता है, ये हमारे संविधान में प्रावधान है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर कितना ऑप्शन मारे, सी बिल्कुल 2 वर्ष सही मारेंगे। चलिए बात अगले प्रश्न की जाए तो कह रहा है कि किस गैस को ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी माना जाता है? ओजोन में धीरे धीरे करके जो उसका एक बताया जाता था कि होल है ना, वो होल बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आप बताइए नीचे प्रदूषण हो रहा है तो ऊपर कैसे होल हो रहा है? भाई साहब यहाँ पर कुछ तो खेला हो रहा है। ठीक है, हवाई जहाज कहाँ पर उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है हवाई जहाज। ठीक है, समताप मंडल में उड़ता है और ओजोन परत भी इसी समताप मंडल में है। तो क्या हवाई जहाज से वहां पर दिक्कत नहीं हो रही है? ओजोन परत को हो रही है, लेकिन हमारी सरकारें उस पर कोई डिस्कस नहीं करेंगी। ठीक, तो चलिए फिलहाल प्रश्न पर आते हैं, इधर उधर की बात ना करते हुए। किस गैस को ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी माना जाता है? CO2 को, SO2 को, CFC को या NO2 को? चलिए हमने आपसे कहा था कि आप वन लाइनर नोट्स बनाइए। जैसे हमने प्रश्न बता दिया किस गैस के कारण ओजोन परत क्षरण सबसे अधिक होता है, तो आप सिंपल सा वन लाइनर बना लीजिए और उत्तर हम जो बताएंगे बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस प्रकार से आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए अगला प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1993 में, 1996 में, 2000 में, 2002 में। चलिए वैसे तो हमने थोड़ा सा ट्रिक आपको बताना स्टार्ट कर दिया था लेकिन रोक दिए बाद में। चलिए बिल्कुल राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था 1996 में किया गया था हमारे उत्तर प्रदेश में। यूपी जीके का यह बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना किसने की थी? बहुत इम्पोर्टेंट है।
दादा भाई नौरोजी, VKRV राव और PC महालनोबिस अमर्त्य सेन। बताइए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? तो कौन थे? तो बिल्कुल सही, वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी। हमारा उत्तर ए ऑप्शन। इन्होंने जब पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी, इन्होंने क्या बताया था कि प्रति व्यक्ति जो आय है मात्र 17 रुपए है। तो सोचिए किस प्रकार से हमारी भारत की कंडीशन थी और आज की कंडीशन क्या है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई होगा, पश्चिमी मैदान होगा, पूर्वांचल होगा या बुंदेलखंड होगा? चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आप लोग नोट करिए, जो बुंदेलखंड है, अभी मैंने बताया था पिछले क्लासेज में कि यहाँ पर सूखे की स्थिति आ जाती है गर्मियों में। तो यह क्षेत्र बहुत ही पानी के लिए तरसता है। अभी तो मान लीजिए कुछ कंडीशन वहाँ पर सही रहती है ठंडियों में, लेकिन बाद में जब गर्मियों में यहाँ पर कंडीशन बहुत ही खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है? अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264? चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है कौन सा? बताइए। 23 का उत्तर बी सी कौन सा होगा? एक उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर 1900 कितने में आया था ये बताइए। चलिए, अभी सन याद नहीं है, तो इसका उल्लेख वहाँ पर किसी केस में किया गया था, शायद कुछ बात थी वहाँ पर यार। चलिए फिलहाल उत्तर नोट कर लीजिए, 1900 की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर उत्तर जो है 263 सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 263 है, यह अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब किसी सन में इसका उल्लेख किया गया था यार, किसी भी मैटर था, कौन सा मैटर था याद नहीं आ रहा है, किसी क्लास में बता देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और मेलाटोनिन? बताइए, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? साइंस का यह बेहतरीन प्रश्न, आप उत्तर जरूर बताएंगे। चलिए, बिल्कुल सही। एड्रेनालिन जो होता है, ये हमारा आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से जानते हैं क्या होता है? डायबिटीज होता है। जिसको डायबिटीज हो जाती है उसको इंसुलिन का सुई चोका जाता है भाई साहब। यहाँ पर उत्तर इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चूना पत्थर के भंडार प्रमुख हैं? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बांदा? चूना पत्थर का भंडार किस जिले में है बताइए। जनपद मतलब जिला होता है, बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर जो होगा, सोनभद्र में सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है। सोनभद्र में एक ओबरा स्थान है, यहाँ पर सबसे अधिक बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है, बिजली सबसे अधिक यहीं पर यूपी में उत्पादित की जाती है, ये भी जानते रहिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष समानतः कौन होता है? सत्ता पक्ष का सदस्य होता है, विपक्ष का वरिष्ठ सदस्य होता है, प्रधानमंत्री होते हैं या वित्त मंत्री होते हैं? चले, भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सत्ता पक्ष वाले होंगे, विपक्ष वाले होंगे, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर बिल्कुल विपक्ष का वरिष्ठ सदस्य होता है। वर्तमान में कौन है एक बार बता दीजिए। इसका उत्तर भी सही हो जाएगा। वर्तमान में कौन है एक बार गूगल कर लीजिए, लेकिन बताइए जरूर उत्तर। चलें, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 7, 8, 9, 10? चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, अगर आप भी उत्तर 9 बता रहे हैं तो एकदम सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या जो है 9 है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस 1-2 मिनट और रुकिए, 2-3 प्रश्न और है। क्लास इतना तो करिए, आप कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम निकालिए, डेली निकालिए।
ठीक। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बताइए किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? प्रश्न संख्या 28 का बिल्कुल सही, शनि का घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर उत्तर हमारा जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अध्यादेश की अधिकतम वैधता अवधि होती है, मतलब अध्यादेश कितनी अवधि तक होता है? 3 माह, 6 माह, 6 सप्ताह और सत्र समाप्ति तक। चले, भारतीय संविधान के अनुसार अध्यादेश की अधिकतम वैधता अवधि होती है, तो कितने दिन तक होगी, कितने महीने तक होगी भाई साहब बताइए। चले, प्रश्न संख्या 29, बिल्कुल बिल्कुल, सी 6 सप्ताह, बिल्कुल सही। नोट कर लीजिए, 6 सप्ताह सबसे अधिकतम वैधता होती है अध्यादेश की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। आप आज के आखिरी प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे, क्योंकि तैयारी भी आप होमगार्ड की कर रहे हैं तो आपको उत्तर भी बता देना है। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड बल की कमान किसके अधीन होती है? पुलिस महानिदेशक के, गृह सचिव की, और महानिदेशक होमगार्ड के, या मुख्यमंत्री की। चले, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बल की कमान किसके अधीन होती है? फटाक से बताएंगे सभी लोग। चलिए बताइए, आखिरी प्रश्न, थोड़ा सा उत्तर दे दीजिए सब लोग। बिल्कुल, यहाँ पर महानिदेशक होमगार्ड यानी कि सी वाला ऑप्शन जो भी बता रहे हैं इन्हीं का उत्तर सही होगा। बाकी ए वाले गलत होंगे, बी वाले और डी वाले सब गलत होंगे। ये मत समझिएगा कि मुख्यमंत्री के हाथों में था, वो बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं होगा। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन महानिदेशक होमगार्ड। ठीक, चलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी, यहाँ पर फुल डिस्कस किया गया, आपको पीडीएफ बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को ऑन भी करिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको कंपटीशन की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। बात वर्दी की जाएगी जब भी, तो अब आपका चैनल खड़ा रहेगा लक्ष्य तक। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे वर्दी की तैयारी चाहे टीचिंग एग्जाम की, तो यहाँ पर जरूर जुड़िए एक बार। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, क्योंकि आपकी क्लास डेली होने वाली है और आपके सिलेबस में जीके जीएस ही पूछा जाएगा। आप सिलेबस एक बार देखिए, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो एक बार क्लास के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।